हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो हमारी बुक 2 है इंडियन इकोनॉमी वाली, उसका हम चैप्टर 3 पे आ गए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने हमारी जो फर्स्ट बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें भी वी स्टडीड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, डेवलपमेंट मीन्स क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव चेंज को हम कहते हैं डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हम फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। नेगेटिव चेंज को हम कभी भी डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। जब भी पॉजिटिवली ग्रोथ हो रही है, यानी कि कुछ अच्छा हो रहा है, दैट वी कॉल एज, क्या कहते हैं हम उसको, डेवलपमेंट कहते हैं। तो वही अब हम इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में डेवलपमेंट कैसे चलता है। अब इसमें तुम्हें एक बच्चे की स्टोरी बता रखी है कि किस तरीके से उसकी मैरिज हो जाती है एंड शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, उसकी कोई जॉब नहीं है। मैरिज होने के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है एंड उसको माइग्रेट करना पड़ता है, उसके भैया उसको माइग्रेट कराते हैं। ऐसी एक स्टोरी आपके उसमें गिवन है। तो उस स्टोरी का मीनिंग ये है, देखो, कि जब गाँव से कोई शहर में जाता है तो उसमें ये दिखाया गया है कि जैसे ही वो शहर पहुंचे तो उनको पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखी, तो दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट कि अरे वाह, शहर तो इतने डेवलप्ड होते हैं, शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, घर हैं। एंड देन वो शहर की रियलिटी देखते हैं। क्या देखा उन्होंने? छोटी छोटी बस्तियाँ, शैंटी कॉलोनीज, स्लम्स, जहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे हैं। ये चीज़ आपको गाँव में देखने को नहीं मिलेगी, बच्चों की सड़क पर भीख मांगना, बट नहीं, शहर में ये सब मिलता है। तो येस, जो हमारी डेवलपमेंट है उसकी दो साइड्स होती हैं। वन साइड इज ऑफ डेवलपमेंट जो हमें बहुत अच्छी लगती है, दूसरी साइड डेवलपमेंट की पॉवर्टी, इलिटरेसी और आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन। तो डेवलपमेंट में हमेशा ऐसा होता है कि एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको बेनिफिट होता है और दूसरी जो सेक्शन है उसके साथ गलत होता है। तो वही हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। तो किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है कि वो जो ये डिफरेंस हो रहा है ना रिच और पुअर का, वो उस गैप को कम करे। जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारी जो होते हैं उनको एलोकेट करे, यानी कि उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे कि जो सोसाइटी में पुअर एंड रिच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए। तो अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले डेवलपमेंट मतलब क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट इज फ्रीडम। डेवलपमेंट मतलब क्या है? फ्रीडम है डेवलपमेंट का मतलब। और डेवलपमेंट का मतलब है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हमारे को लेजर टाइम मिल रहा है, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम मिल रहा है एंड वी आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। इस चीज़ को आप डेवलपमेंट कह सकते हो। नाउ व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट? आपकी बुक के जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है उसमें यही सब बता रखा है। तो ये एक वन मार्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंबल ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं? हमें इंडस्ट्रीज दिख रही हैं बड़ी बड़ी, वी कॉल इट डेवलपमेंट। हमें कंप्यूटराइजेशन यानी कि कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, हमें स्मार्टफोन्स दिख रहे हैं लोगों के हाथ में, वी कॉल इट डेवलपमेंट। हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी दिख रही है कि अरे वाह, यहाँ पे तो टैक्सीज भी हैं, एम्बुलेंस भी चल रही है, ट्रक्स भी जा रहे हैं, सामान लोड भी हो रहा है, तो वी कॉल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। कम्युनिकेशन अच्छी है, यानी कि देयर इज़ रेडियो, देयर इज़ मास मीडिया, देयर इज़ पर्सनल मीडिया ऑल्सो। तो हर टाइप की कम्युनिकेशन भी डेवलप हो रही है। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इंडिया के अंदर मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है। कैसे है मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट? हमारे यहाँ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है और नेग्लेक्ट भी। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है अमीर लोगों के लिए, वो अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, अच्छी जॉब लग जाती है, बट जो गरीब लोग हैं उनके साथ नेग्लेक्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड। अगर आप ऊपर ऊपर से देखो, यू कैन से इंडिया इज़ डेवलपिंग, बट जो अंदर की हालत, जब गाँव में जाओगे, जब शहर के अंदर अंदर आप कॉलोनीज़ के अंदर जाओगे, गंदी गंदी बस्तियों के अंदर जाओगे, तब आपको पता चलेगा नो, इंडिया इज़ नॉट डेवलपिंग। यू कैन से दैट कि नहीं, यहाँ तो अभी तक कोई तरक्की आई ही नहीं है। तो यही है कि डेवलपमेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती है एंड इट ब्रिंग्स नेग्लेक्ट टू सम पीपल। कुछ लोगों के लिए नेग्लेक्ट करती है। और वो कौन से लोग नेग्लेक्ट होते हैं? वी कैन से स्मॉल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर नेग्लेक्टेड। अब वो कौन से लोग होते हैं जो नेग्लेक्ट होते हैं? दिस इज अ वन मार्क क्वेश्चन। तो कौन कौन होते हैं? सफरर्स कहेंगे उनको। तो वो SCs हो गए, ST, पुअर पीपल, फीमेल एंड जो फार्मर्स हैं, दे आर मेनली नेग्लेक्टेड। यानी कि जो अमीर लोग हैं वो तो डेवलप होते रहते हैं और ये जो 5-6 हमारी कैटेगरी के लोग हैं, दे आर ऑलवेज द सफरर्स। अब क्या करा जाए? और यही नहीं है कि खाली अमीर गरीब का डिफरेंस बढ़ता है। इनफैक्ट डेवलपमेंट से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी अराइज होती है। अब इंडस्ट्रीज आप लगा रहे हो डेवलप करने के लिए, बट उसका हार्मफुल इफेक्ट भी तो देखेंगे हम एनवायरमेंट के ऊपर। सेकेंडली, इकोलॉजिकल क्राइसिस, वो भी वही है कि हमारा जो अर्थ का सिस्टम है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो ऑन द होल अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के साथ साथ में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। और जो पुअर्स होते हैं,
हैं सोसाइटी के, उन पे सबसे ज़्यादा इसका इल इफेक्ट पड़ता है। अब हमें 3 कैपेबिलिटीज़ बता रखे, यानी कि जो पुअर होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ और कम हो जाती है इस ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में। क्या कैपेबिलिटीज़ कम होती है, लेट्स सी। तो फर्स्ट इज़ द सोशल कैपेबिलिटी कम होती है। क्या होता है, जैसे ही सोसाइटी में डेवलपमेंट लाना होता है तो कुछ लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं जॉब लेने के लिए, और इससे उनके टाइज खत्म हो जाते हैं। यानी कि आप एक जगह पे रह रहे हो, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे पड़ोसी रह रहे हैं तुम्हारे साथ में, बट तुम्हें जाना पड़ेगा माइग्रेट करके किसी और जगह पे जॉब के पर्पज़ के लिए, तो यह सोशल टाइज आर एंडेड अप, तुम वहाँ जाओगे नए लोगों के बीच में, तो सोशल कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती है। सेकेंड इज एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़। क्या पता आप कैसी जगह पे जाके रह रहे हो, मे बी इट इज़ पॉल्यूटेड, मे बी वहाँ सैनिटेशन लेवल नहीं है, तो एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ भी कम होती है। मेनली हम पुअर कॉलोनीज़ में तो देखते हैं कि सैनिटेशन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। एंड थर्ड इज़ पर्सनल कैपेबिलिटीज़। कई बार जो पुअर लोग होते हैं, अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई डिजीज़ आ जाए तो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ और कम हो जाती है, बिकॉज दे आर पुअर, दे कैन नॉट हैंडल द एक्सपेंसेस। तो ये आपकी 3 डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़ प्रोसेस, ये तीनों आपको याद रखनी है। अंदर का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ दिस वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं हमारी जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनी, अब मतलब पूरे वर्ल्ड में डिसाइड हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाएगा, पता लगाएंगे कि कौन सी जो कंट्री है वो डेवलप्ड है, इस तरीके की बात हुई। कब हुई थी ये? 1990 में हुई। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमारा, एंड उसके अंडर हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना शुरू कर दिया, और हमने कंट्रीज़ को रैंक करना शुरू कर दिया कि ये अच्छी, ये इसके बाद, ये इसके बाद, ये इसके बाद, ठीक है, और उनको स्कोर्स भी दिए। तो 1993 के अंदर इस डेवलपमेंटल प्रोग्राम के अंदर एक चेंज आया और कहा गया कि जो कंट्रीज़ हैं उनको ये भी चेक करा जाएगा दैट दे आर एम्पावर्ड एंड दे आर डेमोक्रेटिक। ये भी देखा जाएगा, आपकी बुक में लिखा है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड एम्पावर्ड, यानी कि जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी है, ये भी चेक करा जाए। देखो, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें पता है, पीपल बाय द पीपल वाली गवर्नमेंट है ये हमारी। तो डेमोक्रेसी जिस कंट्री के अंदर है, कहा जाता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अब डेमोक्रेसी भी चेक करी जाती है, और ये भी चेक करी जाती है कि सोसाइटी का एक एक जो बंदा है, ईच एंड एवरी वन लिविंग इन द सोसाइटी शुड बी एम्पावर्ड, यानी कि उन पर अपनी पावर्स होनी चाहिए। तो अब 1993 से 2 और कॉन्सेप्ट जुड़ गए हैं, ये 1 मार्कर में आपको याद रखना है, एम्पावरमेंट एंड सेकेंड इज प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे ह्यूमन ओके, सो फार हमने पढ़ लिया ह्यूमन डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है, और जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट होता है तो मोस्टली एक हिस्सा होता है सोसाइटी का जिसके साथ अच्छा होता है, एंड देयर इज़ अ लार्ज पोर्शन जो बिना फैसिलिटीज़ के, बिना किसी चीज़ के रह जाती है। अब देखते हैं इंडिया का कॉन्सेप्ट कि इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, और जो ये UNDP की रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया कौन से नंबर पे आता है। ओके, तो पॉपुलेशन हमारी 1.20 बिलियन करीब है, एंड जो हमारी रैंक है इट इज़ 130 अमंग 189 कंट्रीज़। तो कितनी कंट्रीज़ में कैलकुलेट होता है ये? 189 में कैलकुलेट होता है, और इंडिया की रैंक क्या है? 30। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम अगर देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ह्यूमन ज्योग्राफी वाले चैप्टर में। अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर। उस चैप्टर में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फुल मीनिंग बताया गया है। ओके, तो HDI इंडिया का देखा जाए तो इट इज़ 0.640, एंड हम मीडियम ग्रुप में आते हैं, यानी कि वी ऑल नो हम लीस्ट डेवलप भी नहीं है और हम डेवलप्ड भी नहीं है, वी कम इन द मिडल स्ट्राटा, दैट इज़ वी आर द डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अब इसके फॉर्मूला को लेकर देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको कोई भी चीज़ निकालनी हो, वी हैव अ फॉर्मूला ना। तो ये जो UNDP जो फॉर्मूला यूज़ करती है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए, कहा गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये सेंसिटिव नहीं है, इट इज़ लैक ऑफ सेंसिटिविटी, और ये सोशल प्रॉब्लम्स को कंसिडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, इंडियंस ने कहा कि ये ना तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स को देखता है, ना ही ये हमारी डिस्क्रिमिनेशंस को देखता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे, उन्होंने आके हमें बहुत एक्सप्लॉइट करा। जब ब्रिटिशर्स गए उसके बाद हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉब्लम थी, यानी कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी था और सोशल भी, अनटचेबिलिटी थी, जात पात के ऊपर भेदभाव होते थे। तो उस चीज़ में से निकलने में ही इंडिया को इतना टाइम लग गया, और अब जाके हमने अपने 5 ईयर प्लान्स बनाए काफ़ी टाइम बाद जाके। पहले तो हमने गेट्स भी बंद कर रखे थे, फिर हमने 1991 में LPG लेकर आए, और धीरे धीरे इंडिया का डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू हुआ। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो कहते हैं कि ये फॉर्मूला इनसेंसिटिव है, ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता। कॉलोनियलिज्म था हमारे यहाँ, इंपीरियलिज्म था, वो तो हमें ख़राब करके चले गए थे बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके। तो इन सब चीज़ों को ये नहीं देखता कि हिस्टोरिकली उस कंट्री में क्या ही हुआ है, एंड सोशल प्रॉब्लम्स को भी नहीं देखता, ना ही क्राइम को, टेररिज्म को, वॉर को भी नहीं देखता। इंडिया के 3 वॉर्स हुए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उसका इफेक्ट हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस पे भी पड़ा।
ओके एंड नेचर नहीं दिखता है स्टेट का, यानी कि अगर स्टेट डिक्टेटरशिप में है, डेवलपमेंट कितनी भी हो, क्या वो फ़ायदेमंद होगी? नहीं, पीपल वहाँ के खुश नहीं होंगे। आप डेमोक्रेसी जैसी जो कंट्री है, डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट स्लो होती है, बट येस जो हर एक इंसान होता है सोसाइटी का वो खुश होता है। तो ये बोला गया, ये जो फॉर्मूला है ये हर चीज़ को ध्यान से नहीं देखता है। उसके बाद 1993 के अंदर इसमें चेंज भी आया, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एम्पावरमेंट को देखा गया कि एक एक इंडिविजुअल जो है, वुमेन से लेके छोटे बच्चे से लेके SC ST कोई भी हो, दे शुड बी एम्पावर्ड एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन को देखने लगे। यानी कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, पीपल्स विल है, तो इट इज़ नेचुरली डेवलपिंग, यानी कि ये डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये, हमने इसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए। तो एग्जाम में आपको ये 1 से 2 मार्क में आएगा, ड्रॉबैक्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ UNDP। अब आते हैं प्लानिंग कमीशन के ऊपर। इंडिया में देखो, अब ये तो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, यूनाइटेड नेशन करा रही है, तो इंडिया में अब हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी प्लानिंग कमीशन जो 5 साल वाले प्लान बनाती है ना, वो भी कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। और स्टेट लेवल पे भी, यानी कि पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात का, यूपी का, हर एक का अलग अलग स्टेट लेवल पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट होता है। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, तो इसकी भी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट, यानी कि लोगों की चॉइसेस इंक्रीज हो, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, दे शुड बी हैविंग हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उसके आसपास में हॉस्पिटल हो, अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो उसके आसपास में स्कूल अवेलेबल हो, ऐसी जगह को हम कहेंगे दैट इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। अगर किसी कंट्री में ये सब फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हैं तो वी कैन से इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। सेकेंडली ये भी देखा जाता है कि वो डेमोक्रेसी है, नेचर ऑफ स्टेट कैसे, एंड थर्ड इज एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो भी इंसान उस कंट्री के अंदर रह रहा है दे शुड बी एम्पावर्ड, उनके पास अपने राइट्स होने चाहिए जिससे कि थ्रू वो खुद को डिफेंड कर सके। तो विद दिस हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। हम देखेंगे इकोनॉमी, देखेंगे पहले हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे। ओके, तो अब हम आ गए अपने इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट जानना है, इंडिया के अलग अलग स्टेट का ह्यूमन डेवलपमेंट जानना है, तो पहले हम इकोनॉमी कंसिडर करते हैं, फिर हेल्थ फैक्टर्स, फिर लिटरेसी फैक्टर्स। तो उन्हीं सबको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में अपना कंक्लूजन निकालेंगे। तो फर्स्ट आपका टॉपिक चैप्टर का क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ। तो फर्स्ट इज द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। तो इसमें सबसे पहले चेक करा जाता है रिसोर्स बेस, यानी कि कितनी रिसोर्सेज है, एट द सेम टाइम कितने लोगों को उसको एक्सेस है। रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू द पुअर, यानी कि कितनी रिसोर्सेज है और वो जो गरीब लोग हैं उनको भी एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर खाली रिच के पास रिसोर्स है तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। तो दो चीज़ें होती है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर्स है GNP एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है कि जो हमारे लोग हैं इंडिया के वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ऑन द होल अगर देखा जाए तो साल में कोई कितना पैसा कमा रहा है, और GNP देखा जाए तो कि कितना कंट्री के अंदर बिजनेस हुआ है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हुआ है कंट्री के अंदर। तो GNP एंड पर कैपिटा इनकम सबसे पहला तरीका है नापने का हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, यानी कि लोग कमाई ज़्यादा करते हैं, तो वी कैन से हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। बट नहीं, हमें दूसरी चीज़ को भी देखना होता है। वो चीज़ क्या है, पॉवर्टी फैक्टर। ऐसा होता है कई बार कि अमीर लोगों की पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, वो महीने का बहुत पैसा कमा रहे हैं, साल का बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा पुअर होता जा रहा है। तो BPLs को देखना होता है। BPL कौन होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी रहेंगे, इनकी गरीबी रेखा से भी जो नीचे रह रहे होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है और हमारा GNP भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो 2011 एंड 12 के अंदर जब सेंसस हुआ और हमने BPLs निकाले, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रहते हैं, तो उसमें थोड़ा डिक्लाइन आया था। इंडिपेंडेंस के बाद से अगर देखा जाए तो कमी आई थी। 25.7% रूरल एरियाज़ के अंदर BPLs हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं। इन अर्बन एरिया में 13.7 है। और अगर ऑन द होल देखो इंडिया के अंदर तो देयर आर 21.9% ऑफ द BPLs, यानी कि जो गरीबी रेखा के भी नीचे रहते हैं लोग, उनके पास कोई इम्यूनिटीज़ नहीं होती है, ना ही छत है, ना ही रोटी है उनके पास खाने को, ना ही कपड़े होते हैं, सब कुछ उन्हें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। तो है वी कैन से दैट जो GDP है इट इज़ नॉट अ गुड फैक्टर। हम खाली GDP नहीं देख सकते हैं कंट्री की डेवलपमेंट मेजर करने के लिए। हो सकता है GDP अच्छा हो बट वहाँ पे एजुकेशन ना हो कंट्री के अंदर, ना ही लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर हो अच्छा, ना ही लोगों के पास सैनिटेशन हो, ना ही हाउस हो। तो खाली GDP नहीं देख
देखा जा सकता है, हमें जो अंदर के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक फैक्टर कंप्लीट है। बस बुक में आपको 1-2 स्टेट्स का बता रखा है कि इस स्टेट का इतना है, इस स्टेट का इतना है। दैट्स जस्ट फॉर योर रीडिंग पर्पस, तो आप उसको एक बार रीड कर लेना। और मैंने इंस्टाग्राम पे इस चैप्टर के और बाकी सभी चैप्टर के नोट्स डाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, स्टार्टिंग में भी आपको दिख गया होगा। इस चैप्टर के नोट्स में आपको इसके फुल क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, सो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम माय इंस्टाग्राम आईडी। सेकंड आ जाते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट नापने के लिए कि डेथ रेट और बर्थ रेट कितने और कितने समय तक इंडिया के लोग जिंदा रह पा रहे हैं। ठीक है, तो हेल्दी लाइफ में हम क्या देखते हैं, लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस। अगर सोसाइटी के लोग बीमार नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फिट है, तो वो ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे और इसलिए हमारा डेवलपमेंट सोसाइटी में आता रहेगा। सेकेंड चीज़ इज लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी कि लोग जितने साल तक जिंदा रहेंगे उतने प्रोडक्टिव होंगे और उतनी ही सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा। तो इसमें इंडिया में अगर तुम्हें लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस करनी है, लॉन्गर लाइफ स्पैन बनाना है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है, प्री एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज, यानी कि जब प्रेगनेंसी में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको डॉक्टर की बहुत बार ज़रूरत होती है। तो हर जगह पे हॉस्पिटल्स होने चाहिए प्री एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज देने के लिए, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले भी और उसके बाद के लिए भी उनको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हॉस्पिटल की। ओल्ड एज हेल्थ सेंटर, यानी कि जब बुढ़ापे में भी लोगों को बहुत डिजीज़ होती हैं तो उसके लिए ओल्ड एज हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए। और इंडिया के अंदर काफ़ी सुधार आया है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारी जो डेथ रेट है उसमें डिक्लाइन आया है। यहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में लिख दिया और इसको एज इट इज़ आप लर्न कर लेना। 1951 से 2050 में बहुत गिरावट आई है हमारे डेथ रेट के अंदर, यानी कि इंडिया की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है। 25.1% से 6.5% हमारा डेथ रेट जो है वो हो गया है। एंड ये मैंने बिल्कुल आपकी करंट बुक के हिसाब से लिखा है 2020-21 की बुक का। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितने समय तक जिंदा रहेंगे। तो पहले एक ज़माना था जब इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 37 ईयर्स थी, यानी कि लोग बस 37 ईयर्स तक जिंदा रहते थे, उसके बाद मर जाते थे। सोचो आजकल 37 ईयर्स के लोगों को क्या कहते हैं, हम बच्चे कहते हैं 37 ईयर्स। अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई होती है 40 के बाद। तो अब हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 66.9 यानी कि ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक पहुंच गया है। नॉर्मल जो लोग हैं वो 70 ईयर्स के बाद उनकी डेथ हो जाती है, एवरेज निकाला जाता है ये। तो अब हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गया है। पहले फेमाइन्स आती थी, डिजीजेज आती थी और मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम था। अब बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट भी हमारा कंट्रोल हुआ है, 40.8 से 20.8 हो गया है। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे सेक्स रेशियो। ये प्रॉब्लम है इंडिया की। डेवलपमेंट अगर हमें देखनी है, हमें डेवलपमेंट, तो वी हैव टेक केयर ऑफ द सेक्स रेशियो ऑल्सो। जो हमारा जेंडर सेक्स रेशियो है वो बहुत ख़राब जा रहा है। लड़कियाँ कम हो रही हैं, लड़के ज़्यादा हो रहे हैं, वी ऑल नो दैट। और कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यहाँ का जो हरियाणा जो है तो उनका जो हमारा जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 800 है पर 1000 मेल। तो यानी कि लड़कियाँ बहुत कम है। एंड केरला है ऐसी स्टेट जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है दैट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ भी कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना था, जो स्टेट्स का दिया है दैट्स फॉर रीडिंग, यू कैन गो एंड रीड इट। अब पढ़ते हैं इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। मैंने कहा ना सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है डेवलपमेंट करने के लिए, कि लोग एम्पावर्ड हों, लोगों के पास राइट्स हो, लोगों के पास फ्रीडम हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम ऑफ इलिटरेसी। तो मीनिंग ये है कि लोग एम्पावर्ड कब हैं, जो इंसान है वो खुद में आप कह सकते हो व्हेन ही इज़ इंडिपेंडेंट, जब उसके पास खाने के लिए कुछ हो, जब उसके पास घर हो, जब उसके पास कपड़े हो पहनने के लिए, अच्छा पानी हो पीने के लिए और उसको एजुकेशन मिल रही हो, देन वी कैन से अ पर्सन इज़ एम्पावर्ड। एटलीस्ट बेसिक कम्युनिटीज़ तो होनी चाहिए। तो जो इस कंट्री में लोगों के पास बेसिक कम्युनिटीज़ ही नहीं है तो उसको हम एम्पावर्ड कंट्री नहीं कहेंगे। तो एम्पावरमेंट के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करो लोगों को, लोग अपने आप एम्पावर हो जाएंगे। अगर एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ा दी तो अपने आप लोग अपने जॉब करके अपने लिए पैसा कमा के रोटी भी ला सकते हैं, कपड़े भी ला सकते हैं और घर भी बनवा सकते हैं। तो इंडिया का भी लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है। 2011 के सेंसस में हमारा लिटरेसी रेट कितना था, 74.04%। और अगर फीमेल का देखें तो इट इज़ 65.46%। देखो अब ये तो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ बहुत ईजिली फिल इन द ब्लैंक्स में लिखे, यू कैन लर्न इट फ्रॉम हेयर। अब देखा जाए तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका अच्छा है,
और जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है उसका अच्छा नहीं है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जा रहा है, बट साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा लड़कियों को भी इक्वली पढ़ाया जाता है। ऐसे ही हमें पता है कि जो केरला है उसने टोटल लिटरेसी है, केरला में कितनी अच्छी लिटरेसी रेट है, यू कैन सी 93.91, इन मिज़ोरम में 91.58, तो यानी कि यहाँ का हर बच्चा पढ़ता है। तो केरला ने टोटल लिटरेसी अचीव कर ली है। और सबसे कम लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का हैगा, इट इज़ ऑफ बिहार 63.82, यहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत कम है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में इसकी आपको बाकी की स्टेट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपको केरला, मिज़ोरम और बिहार का याद रखना है। तो सेल्फ एम्पावर्ड कब होगी जो सोसाइटी है, सोशल एम्पावरमेंट कब आएगा, जब लोग एजुकेटेड होंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जीडीपी का कि कंट्री का जीडीपी अच्छा हो, फिर हमने पढ़ा नहीं जीडीपी नहीं, बाकी चीज़ों को भी देखा जाएगा, पॉवर्टी को देखा जाएगा और जो फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब देखा जाएगा। देन हमने हेल्दी लाइफ में डेथ रेट, बर्थ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो को देखा। एंड लास्ट हमने सोशल एम्पावरमेंट में देखा कि अगर कंट्री का लिटरेसी रेट हायर है, अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका लिटरेसी रेट हाई है, तो दैट मीन्स दे आर डेवलप्ड। अब इंडिया की हमने तीनों स्टेट्स का भी डिस्कस कर लिया है, यही आपको एग्जाम में लिखने को आएगा। अब हम लास्ट आ गए अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर कि हमारी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है। तो वी ऑल नो कितना है हमारा टोटल इंडेक्स, इट इज़ 0.640, हम मीडियम ग्रुप में आते हैं। अब हम स्टेट लेवल पे देखेंगे तो जो केरला है वो सबसे टॉप पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्या है इसका 0.790। केरला के बाद आता है दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर पंजाब, ये टॉप में आती हैं। अब हम टॉप पढ़ेंगे और बॉटम पढ़ेंगे, बीच की नहीं पढ़ेंगे। तो टॉप में आती है केरला, दिल्ली, हिमाचल, गोवा, पंजाब। अब अगर हम सबसे बॉटम में पढ़े अपनी जो स्टेट्स हैं उनकी, देयर कम्स बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो ये बॉटम में आती है। जो ये हमारी टॉप कंट्रीज़ हैं इनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, केरला का भी, दिल्ली का भी, और जो ये बॉटम की है इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। दूसरी चीज़ क्या होती है ह्यूमन डेवलपमेंट नापने के लिए, अगर स्टेट वाइज हम देखें, हम इकोनॉमी को भी देखते हैं। जो महाराष्ट्र है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, तमिलनाडु में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, पंजाब के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो उससे भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हाई हो जाता है। तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी हो जाती है अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा हो तो हमारी जो प्लानिंग गवर्नमेंट है, जो प्लानिंग कमीशन है, उसका काम है कि वो जो सोसाइटी है उसको बैलेंस करते हुए चले और इंडिया के अंदर फुल डेवलपमेंट आए, कि ऐसा ना हो कि खाली इकोनॉमी बढ़ जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बढ़े, सैनिटेशन भी बढ़े और सब कुछ इंडिया के अंदर इक्वली बढ़ना चाहिए। विद दिस हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो ऑन द होल आपको ये एग्जाम में ये 6 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम नोट्स के अंदर। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक इंडिकेटर, हेल्दी लाइफ इंडिकेटर, सोशल एम्पावरमेंट इंडिकेटर, और इंडेक्स के अंदर आपको टॉप कंट्रीज़ लर्न करना, बॉटम कंट्रीज़ लर्न करना, ख़त्म कहानी, और कुछ आपको इतना डीप में जाके लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। देखो जो पॉपुलेशन है और डेवलपमेंट है वो सीधे साधे आपस में जुड़े होते हैं। एक हमारे आप कह सकते हो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे, मैल्थ्यूसन, उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, सोशोलॉजी है तो आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, मैल्थ्यूसन ने कहा था, तब तक डेवलपमेंट सोसाइटी में आ ही नहीं सकती। उन्होंने कहा रिसोर्सेज कम है, यानी कि पानी भी कम है और कोल भी कम है, नेचुरल गैस भी कम है, सब कुछ कम है। जब पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो डेवलपमेंट कम। ओके, तो मैल्थ्यूसन ने बोला कि रिसोर्सेज कम है और अगर पॉपुलेशन जब बढ़ती रहेगी तो डेवलपमेंट कम होगा। तो डेवलपमेंट लाने का मैल्थ्यूसन के हिसाब से एक ही तरीका था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अब पढ़ते हैं इसको, इसमें क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमें पता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम खाली ये नहीं कह सकते कंट्री अमीर है तो ह्यूमन डेवलपमेंट है, नहीं, हमें बाकी सब फैक्टर्स को देखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, सब कुछ होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, खाली एक एस्पेक्ट को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तभी जो UNDP है 1993 में वो चेंजेस भी लाई अपनी रिपोर्ट के अंदर, उन्होंने डेमोक्रेसी को इंक्लूड करा, यानी कि जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, लोग खुश हैं, तो उस कंट्री को हम कहते हैं उसको हायर रैंक मिलती रहती है। और एम्पावरमेंट भी देखा जाता है, यानी कि लोग एम्पावर्ड हैं, लोगों के पास बेसिक अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं। एंड सिविल सोसाइटीज़ देखी जाती है। सिविल सोसाइटीज़ का मतलब देखो यहाँ पे ये है कि पहले क्या हुआ, हमारे World War I हुआ, World War II हुआ, फिर कोल्ड वॉर चला, तो जितनी भी कंट्रीज़ थी उनका सबसे ज़्यादा खर्चा होता था डिफेंस के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन बनाने के ऊपर। तो धीरे धीरे ये अप्रोच निकल के आई कि जो लोग हैं, आम जनता है, उनके ऊपर खर्चा करो, सब्सिडीज़ दो, चाहे टैक्सेस लगाओ,
स्कूल्स खोलो, हॉस्पिटल खोलो, ये जो डिफेंस के ऊपर खर्चा है, जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा है, इसको कम कर देना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी एक नई अप्रोच निकल के आई ऑफ सिविल सोसाइटीज़, और ये कहा गया कि डिफेंस से किसके ऊपर खर्चा कर देना चाहिए, डिफेंस पे अब खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हमें लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी है। तो मेन फोकस जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट का है, उसको अपना सबसे ज़्यादा फंड किस में लगाना है, लोगों की बेसिक कम्युनिटीज़ को पूरा करने में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, मिलिट्री देने में नहीं लगाना है। तो ये एक नई अप्रोच निकल के आई। अब पढ़ते हैं हमारे वही मैल्थ्यूसन जो मैंने तुम्हें बताए। तो नियो मैल्थ्यूसन और रेडिकल इकोलॉजिस्ट जो थे, यानी कि जो मैल्थ्यूसन की अप्रोच में भरोसा रखते थे, और रेडिकल इकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि देखो डेवलपमेंट लानी है तो एटलीस्ट हमें पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ गई तो डेवलपमेंट लाना इज़ नॉट पॉसिबल। और जो हमारे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट लानी है तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ एश्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे इंडिया में एक टाइम पे अनटचेबिलिटी फॉलो होती थी, तो नहीं, हर एक के पास अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड वॉज ट्रस्टीशिप और सोशल वेल्थ की इक्वली सोर्सेज डिवाइड हो, एंड थर्ड वॉज नॉन वायलेंस। तो ऐसा गांधी जी का कहना था कि डेवलपमेंट लाने हैं तो ये आपको सीधा साधा बनवा कर के लिए लर्न कर लेना है। गांधी जी ने इन 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंट कहा था डेवलपमेंट सोसाइटी में लाने के लिए, और इनके इन व्यू को काफ़ी सारी मैगजीन्स में, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में आप कह सकते हो, इनके इस व्यू को दिखाया गया था। फॉर एग्जाम्पल रियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, रियो दे जनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी एक रिपोर्ट थी एजेंडा रिपोर्ट 21, उसमें भी ये आया था। 1993 में ये एजेंडा 21 रिपोर्ट आई थी, हमने पॉलिटिकल साइंस में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो उसमें भी जो गांधी जी के ये 3 प्रिंसिपल्स थे, इनको हाईलाइट करा गया था। और बाकी 2 आपकी रिपोर्ट्स और लिखी हैं, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसके बहाने तो मैं लर्न भी हो जाएगा कि बाकी महात्मा गांधी के जो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं और कौन से रिपोर्ट्स में आए थे। ओके, तो विद दिस हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऑन द होल हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या था। पहले एक लड़की से शुरुआत हुई, जो काफ़ी रेखा नाम की लड़की से हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो जब शहर गई, उसे बड़ी बिल्डिंग दिखी, फिर उसे स्लम्स दिखे, और वो परेशान हो गई, भैया ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट अच्छा है या गलत है। देन वी स्टडी दैट डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। अगर हमें डेवलपमेंट को कंसिडर करना है, खाली हम ये नहीं देख सकते लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, नहीं, हमें लिटरेसी लेवल भी देखना है, हमें हेल्थिंग कंडीशंस भी देखनी है, और हमें एम्पावर्ड लोग भी देखने, यानी कि लोगों पे बेसिक कम्युनिटीज़ भी होनी चाहिए। इनफैक्ट हमें डेमोक्रेसी को भी देखना है कि लोगों के पास अपने राइट्स होने चाहिए। तो डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, और पूरे चैप्टर में हमने इसको समझ लिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ज्योग्राफी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको पॉलिटिकल, इको एंड इंग्लिश एंड हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट गिवन है हर एक सब्जेक्ट की। गो एंड स्टडी फ्रॉम माई चैनल, एंड इंस्टाग्राम पे आपको खाली ज्योग्राफी के ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट ऑल द नोट्स. So with this, I'm ending today's video. Thank you so much for watching this video. Do share this video with all your classmates, and I'll meet you in the next video.